Now let's talk about complement of a set. Suppose there are two sets, one universal set and another set A. Then complement of a set A is the set of all the elements which are present in U but not present in A. कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो आपके सामने सेट ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है आपके 1 3 5 7 9 एंड एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू 9. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इसको मैं लिखूंगा कैसे, आई विल राइट ए देन इसके ऊपर ये ऐसा डैश, ओके, एंड इट इज रेड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. देन इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू बट नॉट ए. मतलब ए के जो एलिमेंट्स है वो छोड़ के सारे यूनिवर्सल सेट्स जो है उसके एलिमेंट्स लिख दो. मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, नॉट ए. नॉट ए मतलब क्या हो गया, ए के एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो ए के एलिमेंट्स छोड़ के यूनिवर्सल सेट्स के सारे एलिमेंट्स उठा लो. सो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 देन 8. ओके, तो ये क्या हो गया आपके, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. इजी. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल देखो, यहाँ पे सेट ए दिया गया है, बी दिया है एंड यूनिवर्सल सेट दिया है. अगर आपको कोई पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए बट प्रेजेंट इन यू. तो 2 और 3 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स ले लो. सो 1 4 5 एंड 6. सपोज आपको किसी ने पूछा कि जो है बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन अगेन बी के एलिमेंट्स छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स यू के उठा लो. सो 3 4 5 को छोड़ के बाकी सब. सो 1 2 एंड 6, ये हो गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, सपोज यहाँ पे किसी ने आपको पूछ लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. हमने यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये हमने पढ़ा. यूनियन मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को क्या कर दो, साथ में लिख दो. एंड रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नॉट अलाउड. सो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 5 एंड 6. अगर सपोज किसी ने आपको पूछा कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो बस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उनके क्या करो, कॉमन एलिमेंट्स लिख दो इंटरसेक्शन में. सो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे कॉमन क्या है, 1 एक कॉमन दिख रहा है मुझे एंड 6. सो हो गया 1 एंड 6. ओके, सिंपल. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट. तो पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये क्या कहता है कि ए यूनियन ए नॉट इट इज इक्वल टू यू, यानी यूनिवर्सल सेट, एंड ए इंटरसेक्शन ए नॉट इट इज इक्वल टू नल सेट. इसको हम लोग वेन डायग्राम से बेहतर तरीके से समझते हैं. नाउ लुक एट द डायग्राम. यहाँ पे ए यूनियन ए नॉट. अभी यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं वेन डायग्राम में देखूँ, यूनिवर्सल सेट आपका रेक्टेंगल हो गया, सेट ए क्या हो गया, ये ग्रीन कलर, और ए नॉट क्या हो गया आपका, ए नॉट इज द रिमेनिंग वाइट एरिया, रिमेनिंग एरिया ऑफ द रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कल का ए जो है ग्रीन रीजन है उसको हटा दो तो बाकी रेक्टेंगल का जो एरिया बचता है वो क्या हो गया, ए नॉट हो गया, बराबर ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट. सो अब ये सेट ए जो कि ग्रीन रीजन है प्लस ये बचा हुआ रीजन मिला के ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन रहा है आपका, आपको मिल रहा है एक पूरा रेक्टेंगल जो कि क्या है, यूनिवर्सल सेट. सेम अगर मैं सेकंड इसी में ही जो कॉम्प्लीमेंट लॉ में सेकंड की बात करूँ, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है ए इंटरसेक्शन ए नॉट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इट इज गिविंग यू नल सेट. कुछ नहीं दे रहा है, क्यों, ऑब्वियस सी बात है. अगर ये रेक्टेंगल को देखो तो ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, और ग्रीन पोर्शन क्या हो गया आपका सेट ए. अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ भी कॉमन, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू नल सेट. ओके, इनका इंटरसेक्शन आपको नल सेट देगा. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी पे, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी जगह पे आप यूज़ करोगे. डी मॉर्गन लॉ में देखो क्या हो रहा है आपका, अगर आप दो सेट है ए और बी, इनका यूनियन ले रहे हो और इस होल के ऊपर क्या है, कॉम्प्लीमेंट. सो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो ये यूनियन ऑपरेशन है ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में बदल जाएगा. ठीक है, सेम सेकंड वाला ये जो है ये लॉ देखो, ये क्या कहता है, अगर आप ए और बी दो सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो और इस होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और जो ऑपरेशन इंटरसेक्शन था अब वो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा. सिंपल. देन थर्ड लॉ क्या कहता है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ. ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर वापस एक कॉम्प्लीमेंट आपको ओरिजिनल सेट ए देगा. देन उसके बाद चौथा
फोर्थ लॉ क्या कहता है, यहाँ पे नल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको यूनिवर्सल सेट देगा। ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट क्या है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो क्या, इट इज ऑपोजिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। तो नल सेट क्या होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं का ऑपोजिट क्या होगा, सब कुछ, और सब कुछ क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे मेरा जो है नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद यहाँ देखो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको देगा नल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका उल्टा, यानी सब कुछ का उल्टा क्या हो गया, कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या है हमारा यहाँ पे, ये हो गया नल सेट या वॉइड सेट, ओके, या एम्प्टी सेट। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर के प्रॉब्लम्स की। सो एक्सरसाइज 1.5 आपकी टेक्स्ट बुक की, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है लेट यूनिवर्सल सेट, आपको दिया है सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, देन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला है। तो बहुत ईजी है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो यू में है बट ए में नहीं है। तो ए में क्या है, 1 2 3 4, ये सब छोड़ के यू के जो है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, यानी कि 5 6 7 8 9। देन बी कॉम्प्लीमेंट आपको पूछा है, बी कॉम्प्लीमेंट आपको यहाँ पे पूछा गया है। अगेन इसमें क्या होगा, बी के एलिमेंट्स सारे छोड़ दो और बचे हुए एलिमेंट्स यू के उठा लो। तो यहाँ पे 1 आता है, 3 5 7 एंड 9, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको इन्होंने पूछा है थर्ड, ए यूनियन सी इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस है, आप यहाँ पे चाहिए तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर लो। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ऐसा आप कर सकते हो, या तो फिर आप ये ए यूनियन सी निकाल लो। ए यूनियन सी अगर आप देखोगे, देखो LHS RHS वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये लॉ वेरीफाई भी कर लेते हैं। चलो ए यूनियन सी में क्या होगा, ए और सी के कंबाइन एलिमेंट्स। तो सी में मुझे 3 4 5 6 दिख रहा है और ए में दिख रहा है 1 2 3 4। सो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ए यूनियन सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या होगा, ए यूनियन सी के एलिमेंट्स छोड़ दो, बचे हुए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से उठा लो। सो मुझे मिल गया यहाँ पे 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाता है 7 8 और 9। फिर देख लेते हैं इसको, RHS भी वेरीफाई कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी है हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 3 4 5 6 एलिमेंट्स हटा दो और यूनिवर्सल सेट में से बाकी एलिमेंट्स उठा लो। सो 1 2, फिर आ गया 7 8 और 9। अब ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का क्या कॉमन, ये ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। सो क्या दे रहा है मुझे यहाँ पे, अगर मैं देखूँ 7 8 9, यस। तो हो गया, देखो ये था मेरा आपका ये LHS और ये था RHS, हो गया वेरीफाई, सिंपल। तो यहाँ पे चॉइस आपके पास थी, आइदर आप डायरेक्टली ऐसे ही करो या तो डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करके ऐसे निकालो, आंसर आपको सेम ही आने वाला है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इन्होंने, पांचवा देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू ए, और ए क्या है, सेट ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4, सिंपल। फिर उसके बाद बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट आ रहा है, बी माइनस सी में मैं क्या होगा, बी को ध्यान में रखते हुए बी के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये बी हो गया और ये हो गया सी, तो बी के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं है, तो 4 है 6 है, 4 और 6 है, तो बचता है 2 और 8। सो बी माइनस सी आपको देगा, पहले तो मैं बी माइनस सी निकाल रहा हूँ, बी माइनस सी निकाल रहा हूँ। सो ये आ जाएगा आपका बी माइनस 6 2 8 2,8। फिर अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट्स जो बी माइनस सी में नहीं है, कहाँ से उठाने हैं हमको, यूनिवर्सल सेट से। तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी सब। सो ये 1 3 4 5 6 7 8 नहीं लेंगे 9, हो गया ये मेरा आंसर। इजी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगेन बहुत इजी चीज़ है। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या है कि यूनिवर्सल सेट इस केस में क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो u इज इक्वल टू n, एंड n आपको पता है ये होता है 1 2 3 4, ऐसा करते करते इट गोज़ टू इन्फिनिटी। अब पहला यहाँ पे इन्होंने पूछा है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, पहला सेट जो है x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब इसका उल्टा क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर आप जो है सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे अभी सेट बिल्डर फॉर्म में बोला है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। तो x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे इवन है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उल्टा ऑड नेचुरल नंबर। सो 1 3 5 7 एंड इट गोज़ अप टू इन्फिनिटी। फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड सब पार्ट, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। जो पहला क्वेश्चन था उसी वही हो गया आंसर इसका। यहाँ पे ऑड बोला है तो इवन नेचुरल नंबर। और अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 2 4 6 8 एंड इट गोज़ अप टू इन्फिनिटी। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड है x इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो यानी कि 3 का टेबल। सो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ये आता है, सपोज इसको मान लो सेट ए नाम दे दो, पहले चाहिए तो रोस्टर फॉर्म में लिख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेट बिल्डर फॉर्म कभी कभी आपको क्लियर कट आइडिया नहीं देता है, रोस्टर फॉर्म में आप लिखते हो तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। सो यहाँ पे सेट ए अगर मैं देखूँ क्या बन रहा है, ये जो है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 का टेबल। सो 9 12 15 इट गोज़ ऑन। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 का जो टेबल है, जो नंबर आते हैं 3 के टेबल में वो छोड़ दो, तो 1 2 3 छूट गया। फिर उसके बाद 4 5, हाँ यहाँ पे 6 भी आता है, यहाँ 6 लिखना मैं भूल गया। फिर 7 8 10 11 एंड ऐसा करते करते इट गोज़ ऑन। ठीक है, चाहिए तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, x इज सच दैट, यहाँ बोला है पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, सिंपल। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है ये जो है, बाकी क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी है, इवन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सेट के ऊपर की। ठीक है, तो उसके लिए आपने अभी तक पढ़ा है कि A यूनियन B क्या होगा, सेट A के एलिमेंट्स प्लस सेट B के एलिमेंट। यहाँ पे अगर मैं देखो ऐसा कर देता हूँ, ये n ये हम लोगों ने देखा है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ये कब होगा, व्हेन A and B are disjoint sets। ये एक फॉर्मूला बन जाता है मेरा। दूसरा फॉर्मूला, अगर ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब ये दोनों फॉर्मूला में फ़र्क कैसे आ रहा है, इसको समझते हैं वेन डायग्राम से। तो यहाँ डायग्राम देखो, A और B इस केस में क्या है, डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ सपोज 13 है और यहाँ 14 है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि अगर ये डिसजॉइंट नहीं है तो क्या होता है। सो यहाँ पे अगर मैं जब देखो ये फॉर्मूले को देखो, जब मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A, तो इसमें क्या हो रहा है, पूरा A आ गया। ठीक है, उसमें ये भी आ जाता है। जब मैं A की बात कर रहा हूँ तो इसमें आपका कॉमन एरिया जो है ये भी आ गया, बराबर। फिर प्लस B, जब आपने B को ऐड किया तो वापस से B के साथ भी ये वापस से कॉमन एरिया जो है
ये वाला एरिया जो ग्रीन एरिया है ये वापस से ऐड हो रहा है, ठीक है। ये एरिया वापस से, ये जो ग्रीन एरिया है बी को जब आप ऐड कर रहे हो तो वापस से ऐड हो रहा है। तो कॉमन एरिया क्या हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है। हमको 2 बार तो नहीं चाहिए ना, फिर ये तो गलत फिगर देगा। तो इसीलिए एक बार हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने की वजह से अब क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आ गया, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जब आ जाता है तो ये एक्स्ट्रा है, ये उसको हटा देता है। 2 बार एडिशन को हटा देता है, सिर्फ एक बार रख देता है, एंड ये हमारा सेट्स का फिर फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए व्हेन दे आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, सिमिलरली अगर आपको 3 सेट दिए गए हैं ए बी सी, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स माइनस बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन एरिया। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले जो है आपको यूज़ करने हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं टेक्स्ट बुक के, जिसमें ये फॉर्मूले जो है यूज़ होने वाले हैं। पहले 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, ये तो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है। हम क्या करते हैं, हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं जो कि डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड है रियल लाइफ पे। अभी यहाँ पे दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो हिंदी को मैं, हिंदी के सेट को एच से डिनोट कर देता हूँ और इंग्लिश के ई से। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 250 कैन स्पीक हिंदी, तो नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इट इज़ 250। देन इंग्लिश यहाँ पे कितने बोल पा रहे हैं, 200, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई हो गया 200। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ग्रुप ऑफ 400 पीपल यानी कि ये हो गया हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों का यूनियन विच इज़ गिवन 400। तो मेरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। सो बस यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, ये जो है मेरा 400, ये 250, ये 200 एंड माइनस ये एच इंटरसेक्शन ई, यही तो हमको निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, पीपल हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ मतलब होता है दोनों, अब दोनों मतलब दोनों में कॉमन बोलने वाले, मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ठीक है, बोथ वर्ड जब भी आप एनकाउंटर करोगे मतलब क्या है कि इंटरसेक्शन। सो हमको यही फाइंड आउट करना है। सो सिंपल, इसको इस तरफ लेके आ जाओ। सो ये हो गया आपका 450 माइनस 400, सो ये आ गया 50। सो देयर आर 50 पीपल्स हु कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। In a group of 70 people, 37 like coffee and 52 like tea, and each person like at least one of the 2 drinks. How many people like both coffee and tea? यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, and each person likes at least one of the 2 drinks, मतलब ये जो 70 का ग्रुप है इसमें कॉफ़ी एंड चाय, टी दोनों, उस एटलीस्ट इनमें से कोई ना कोई एक पीने वाला तो है। ऐसा कोई भी नहीं है 70 के ग्रुप में कि जो कुछ भी नहीं लेता है। सो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये आपका 70 का ग्रुप क्या है, ये या तो एटलीस्ट कॉफ़ी या तो चाय पीता ही है। सो कॉफ़ी को सी से दिखा देता है एंड टी को टी से डिनोट कर देता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी, कॉफ़ी एंड टी मिला के हो गए 70। अब सिर्फ कॉफ़ी, सिर्फ नहीं, कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यहाँ पे दिया है इन्होंने 37 लाइक कॉफ़ी, एंड टी वाले कितने हो गए, नंबर ऑफ जो है who likes tea, it is 52। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, बोथ कॉफ़ी एंड टी यानी कि सी और टी का इंटरसेक्शन आपको ये निकालना है। सो फार्मूला यूज़ करो, फार्मूला क्या है, सी यूनियन टी इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। ओके, सो यहाँ पे बस वैल्यू डाल दो, 70 यहाँ आ गया आपका 37, यहाँ 52 एंड फिर ये आपको ये जो है वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, इजी है, सिंपल कैलकुलेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 8th क्वेश्चन। इन अ कमिटी ऑफ 50 पीपल, in a committee 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French.
हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज? 50 speaks French. So number of elements in F. F stands for people speaking French. 50. The number of elements in S यानी कि स्पेनिश बोलने वाले लोग 20. एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच. स्पेनिश एंड फ्रेंच बोलने वाले हैं यानी कि F इंटरसेक्शन S दोनों बोलने वाले, ये हो गए कितने? 10. अब आपको पूछा हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज. एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज मतलब वो ग्रुप आएगा जिसमें या तो स्पेनिश बोल रहे हैं या तो फ्रेंच बोल रहे हैं या तो दोनों बोल रहे हैं. सो ये क्या हो गया, आपको पूछा गया है इन्होंने, दे हैव आस्क्ड यू F यूनियन S पूछा है. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन S. यहाँ पे वैल्यू डाल दो, ये 50 है, ये हो गया 20 माइनस 10, सिंपल. सो ये आ जाता है मेरा 60. So 60 people can speak at least one of these two languages. बहुत सिंपल, इजी था. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. विल टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. ये 13th क्वेश्चन. इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट 150 स्टूडेंट्स were found to be taking tea and 225 coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. अब इस 600 में जो है ना, ये 600 स्टूडेंट्स में कुछ ऐसे भी जो है जो चाय या कॉफ़ी दोनों नहीं लेते. तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ टी यूनियन सी, ये आपका 600, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये यूनियन जो है टी यूनियन सी क्या दे रहा है, इसमें वो सारे स्टूडेंट आएंगे या तो चाय कॉफ़ी या तो दोनों ले रहे. तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी अगर आप 600 लिखते हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है क्योंकि अब यहाँ पे इन 6 जो है 600 में कुछ ऐसे भी है जो चाय कॉफ़ी दोनों भी नहीं लेते. तो गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं हम लोग. अब यहाँ दिया है 150 वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी ये हो जाता है आपका 150. देन 225 ले रहे हैं कॉफ़ी. सो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये हो गया 225. ठीक है. फिर उसके बाद और क्या दिया है कि 100 वेर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी. सो टी इंटरसेक्शन सी दोनों जो ले रहे हैं तो इंटरसेक्शन, सो इट इज़ 100. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा यहाँ पे कि टी यूनियन सी. टी यूनियन सी निकालने से क्या होगा, टी यूनियन सी निकालने से मुझे वो लोग मिल जाएंगे जो या तो एटलीस्ट चाय या कॉफ़ी या दोनों ले रहे हैं. अब उसको वो मिलने के बाद क्या कर दूंगा, मैं उसको टोटल जो 600 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो बचा जो डिफरेंस आएगा वो लोग होंगे, वो स्टूडेंट्स होंगे जो चाय या कॉफ़ी नहीं लेते हैं. सो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी. सो दिस यू विल गेट 150 प्लस 225 माइनस 100. ओके. सो ये आ जाता है आपका 275. सो वी गॉट 275. ये ऐसे लोग हैं जो चाय या कॉफ़ी एटलीस्ट लेते हैं. अब इसको क्या कर दो, 600 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. टोटल स्ट्रेंथ जो है 600 माइनस 275, ये जो आंसर आएगा ये आपको क्या देगा, वो स्टूडेंट्स देगा जो कि चाय या कॉफ़ी नहीं लेते हैं. सो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 325. एंड वेन डायग्राम में इसको देखें तो ये 325 स्टूडेंट्स कहाँ आते हैं, ये आ जाएंगे सर्कल, दोनों सर्कल के बाहर, क्योंकि सर्कल के अंदर चाय और कॉफ़ी लवर रहेंगे. 325 ये स्टूडेंट जो है सर्कल के बाहर आ जाएंगे अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन. In a survey of 60 people, it was found that 25 read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read I, and 9 read both H and I. 11 read both H and T, and 8 read both T and I. 3 read all the newspaper. Find the number of people who read at least one of this newspaper and the number of people who exactly read one newspaper. इसको सबसे पहले तो हम गिवन डेटा को जो है देख लेते हैं क्या क्या दिया है. तो ऑब्वियसली इसको आपको वेन डायग्राम से ही करना पड़ेगा. अब यहाँ पे बात की गई है H न्यूज़पेपर, T एंड I. तो ये 3 सर्कल में दिखा देता हूँ, H, T एंड I. ओके. उसके बाद हर एक रीजन को मैं एक जो है स्मॉल लेटर से दिखा देता हूँ. तो ये रीजन हो गया A, ये हो गया सपोज B एंड ये हो गया C.
एंड ये जो तीनों सर्कल का कॉमन एरिया है, इस रीजन को सपोज नाम दे देता हूँ मैं स्मॉल डी। अब ध्यान से देखो हमको कैसे डेटा को जो है इंफॉर्मेशन जो है कैसे यूज़ करनी है। इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ये हो गया 25। उसके बाद 26 रीड टी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी हो गया 26। एंड देन उसके बाद आपको दिया 26 रीड आई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई ये हो गया आपका 26। उसके बाद नाउ दे हैव सेड 26 रीड न्यूज़पेपर 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई का कॉमन एरिया क्या है, देखो एच एंड आई का कॉमन एरिया क्या हो गया, ये बी और डी, बी प्लस डी क्या हो गया, एच और आई का कॉमन एरिया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे b प्लस डी क्या हो गया, एच एंड आई का कॉमन एरिया, एंड एच एंड आई को रीड करने वाले कितने लोग हैं, 9, सो यहाँ पे b प्लस डी हो गया आपका 9, ओके। उसके बाद आपको दिया है, ये मैं अभी ब्लू कलर हटा देता हूँ, ओके ठीक है। देन इट इज सेड दैट 11 रीड बोथ एच एंड टी। अब एच एंड टी की मैं बात करूँ, एच एंड टी की बात करूँ तो एच और टी जो है आपका कौन सा दे रहा है एरिया, वो है ए और डी। अगर मैं यहाँ पे शेड करूँ ऐसा हाइलाइटर से, तो ये हो गया एच और टी का कॉमन एरिया, यानी कि हो जाता है ए प्लस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस डी एच और टी रीड करने वाले कितने लोग हैं, 11 लोग। फिर उसके बाद 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई रीड करने वाले कितने लोग हैं, 8 लोग। तो अगर मैं इसको शेड करूँ टी एंड आई, यानी कि आपका हो जाता है ये वाला रीजन, ये वाला रीजन जो कि है डी और डी प्लस सी, समझ रहे हो। तो डी प्लस सी जो है इट इज़ गोइंग टू गिव यू कॉमन एरिया ऑफ टी एंड आई, एंड यहाँ पे टी एंड आई रीड करने वाले कितने लोग हैं, 8, ओके। आफ्टर दैट 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, 3 लोग जो है सारा का सारा तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो तीनों में कॉमन एरिया कौन सा आ गया, ये देखो अभी ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये डी जो है ब्लू कलर में, ब्लू रीजन में, ये क्या है, तीनों के लिए कॉमन है। सो यहाँ पे डी जो है ये हो गया 3, डी की वैल्यू हो गई 3, ओके। सो यहाँ पे b प्लस डी क्या है, बेसिकली b प्लस डी एच और आई का इंटरसेक्शन, a प्लस डी यहाँ पे फिगर में देखो वेन डायग्राम में, ये h और t का इंटरसेक्शन, एंड d प्लस सी क्या है, ये t और i का इंटरसेक्शन। ये क्यों हम कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो यहाँ पे अभी आप वैल्यूज़ निकाल लो, या वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं। पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि आपको यहाँ पे इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T यूनियन I, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे ये जो है H यूनियन T यूनियन I, ये तो सिंपल है, फॉर्मूला डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन T प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन I माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H intersection T minus number of elements in T intersection I plus number of elements in H intersection T intersection I, और यहाँ पे ये क्या है, D क्या है, D basically it is what, it is number of elements in H intersection T intersection I, यही है आपका D। तो बस वैल्यू डाल दो, तो 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस यहाँ पे H इंटरसेक्शन I कितना है, -9 माइनस 11 माइनस 8 प्लस 3, एंड दिस विल गिव यू द आंसर। दिस इज इक्वल टू 52, ओके। तो पहला पार्ट हो गया, पहला पार्ट वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक पेपर ही पढ़ते हैं, बात समझ रहे हो मेरी, एक ही पढ़ेंगे। तो उसको वेन डायग्राम में कैसे देखेंगे हम लोग, वेन डायग्राम में उसका क्या मतलब निकल रहा है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कौन से हो गए,
एक ये हो गया, H का ये वाला हिस्सा जो कि T में कॉमन नहीं जाता है, ठीक है। देन ये वाला आपका हिस्सा, ये हिस्सा आ गया। ये T का एक ऐसा सेक्शन है जो सिर्फ T ही न्यूज़पेपर पढ़ता है। यहाँ पे ये सेक्शन में ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ T को ही पढ़ता है। एंड देन ये एक हिस्सा, ये 3 कलर जो मैंने ग्रीन शेड किए, ये वो लोग हैं जो सिर्फ एक ही टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बाकी ये जो ABCD वाला जो है, ये लोग क्या है, या तो 2 या तो 3 पेपर पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बेसिकली ग्रीन रीजन ही पता करना है। समझ में आ रहा है तीनों सेट्स में? तो कैसे पता करोगे? टोटल तो आपको पता है, तीनों सर्कल का टोटल कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H यूनियन T यूनियन I, जो कि आया है मेरा 52। अब ये टोटल 52 में से मैं क्या कर दूंगा, आई विल माइनस दिस जो 52 है, माइनस क्या कर दूंगा, A प्लस B प्लस D प्लस C। ये 4 चीज़ें जो है ना, ये 4 एरिया ABCD माइनस कर दूंगा ये टोटल सर्कल में से, तो क्या मिल जाएगा मुझे, सिर्फ वो ग्रीन रीजन मिल जाएगा। और वो ग्रीन रीजन क्या है, सिर्फ एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग। तो ABCD की वैल्यू कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो D आपको पता है, तो यहाँ पे सो दिस गिव्स मी, यहाँ पे देखो D की वैल्यू 3 डाल दो तो आपको B कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 6, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे आ गया B इक्वल टू 6, थोड़ी सी जगह कम है। सो दिस गिव्स मी B इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं D की वैल्यू 3 डाल देता हूँ। सो A इक्वल टू 11 माइनस 3 आ गया 8, A इक्वल टू 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन D की वैल्यू डाल देता हूँ। सो दिस गिव्स मी C इक्वल टू 8 माइनस 3 विच इज़ 5, तो 6 8 5 आ गया। तो बस अब ये जो है ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सो एक ही न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग यहाँ लिख देता हूँ, टोटल जो कि आया यूनियन 52 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D। सो दिस इज इक्वल टू A 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, ये वैल्यू माइनस कर दोगे। सो 52 माइनस आता है ये 22। सो 52 माइनस 22 ये आ गया आपका 30। तो 30 लोग ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ एक टाइप का पेपर पढ़ते हैं, कोई और पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये प्रैक्टिकल लाइफ का प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे वेन डायग्राम बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसको फॉर्मुलेट करने जाओगे कोई और वे में आएगा आंसर, बट वेन डायग्राम से क्या क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है, ओके। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके जो है काफ़ी अच्छे हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। इसको अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। अगेन 16 क्वेश्चन जो है ये भी सेम इसी तरीके से, इसी डायग्राम, ऐसी 3 सेट्स बनाने हैं आपको। एंड देन ये जो है रीजन ABCD ऐसे नाम देना है, एंड गिवन डेटा जो दिया है उसके अकॉर्डिंगली फिर आप सॉल्व कर सकते हो, ओके।